everyone. So 12th class, today we are going to continue the chapter Indian Economy on the Eve of Independence part 3. With this your chapter will be completed totally. So पिछले दो क्लासेस में हमने बात की थी कि इंडिया पहले कैसा था, इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी दैट अट्रैक्टेड फॉरेनर्स टू आवर लैंड और किस तरीके से उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किया, हाउ वाज द जमींदारी सिस्टम, हु इंट्रोड्यूस्ड इट, किस किस चीज़ के लिए हम फेमस थे और किस तरीके से उन्होंने सिस्टमैटिकली हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को डिसमेंटल किया था. सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी विल कंटिन्यू विद फॉरेन ट्रेड कि अब हमारी कंट्री का जो फॉरेन ट्रेड है वो ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा कैसा था. सो क्लास फॉरेन ट्रेड की अगर हम बात करें तो बोर्ड पे देखिए आपको आई हैड मेड सम नोट्स. इंडिया बिकेम मेजर एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमें हमारी ही चीजों को खरीदने पे मजबूर किया जाता था ऑन अ वेरी हाई प्राइस. लाइक हमसे हमारा रॉ मटेरियल ले लिया और उस रॉ मटेरियल को बाद में फिनिश्ड गुड्स में चेंज करके हमें ही बेचा जाता था. सो दैट दिस काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी वाज देयर और हम फॉरेन ट्रेड करते थे. बट वो जो फॉरेन ट्रेड था दैट फॉरेन ट्रेड वाज लिमिटेड टू ब्रिटेन ओनली. फॉरेन ट्रेड रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन. मैक्सिममली हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था क्लास वो ब्रिटेन के साथ होता था. हम क्या इंपोर्ट करते थे, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि हम वहां से फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट करते थे एंड व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट तो हम अपना सारा रॉ मटेरियल उनको दिया करते थे ऑन अ वेरी मिनिमल प्राइस. नेक्स्ट इज और किस किस कंट्री के साथ हमारा फॉरेन ट्रेड था. जस्ट बिकॉज ब्रिटिशर्स हैड अलाउड दिस टू अस तो मैक्सिममली हम ब्रिटेन के साथ करते थे. उसके बाद सिलोन बुक्स में सिलोन है बट प्रेजेंटली विल कॉल इट श्रीलंका. पर्शिया के साथ हम ट्रेड करते थे. नाउ ईरान एंड चाइना के साथ ट्रेड करते थे. जिस भी इकोनॉमी या जिस भी वर्ल्ड जिस भी कंट्री के साथ हम लोग ट्रेड करते थे क्लास, ब्रिटिशर्स उसमें अपना फायदा देखते थे, हमारा फायदा नहीं देखते थे. दैट्स वाई इसे कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी. ड्रेन ऑफ वेल्थ. और ये जो थ्योरी है ये आपको आपकी बुक्स में नहीं मिलेगा बट यू शुड राइट इट डाउन लाइक दिस. थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ इज गिवन टू अस बाय दादा भाई नौरोजी. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो पॉपुलेशन काउंट है वो क्या जीडीपी जो है वो काउंट करने किया था इन्होंने और हमने वीकेवी राव वाला जो है उसको थोड़ा सा ज्यादा प्रेफरेंस दी थी. सो दादा भाई नौरोजी had given the theory of drain of wealth. उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज क्लास, ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल इंटेंसिफाइज इंडियन एक्सपोर्ट्स टू ब्रिटेन. स्विस कैनाल के ओपन होने से ना, व्हाट इज स्विस कैनाल, तो अगर स्विस कैनाल की बात की जाए क्लास, सो दिस इज इंडिया एंड सबसे पहले वो यहाँ पे गुजरात में आए थे. क्लियर. थोड़ा बहुत अगर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री या वर्ल्ड मैप पता है तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका है और यहाँ पर हमारे वो मेडिटेरेनियन सी, इजिप्ट एंड ऑल वो सब चीजें हैं. इधर मतलब इधर कहीं ब्रिटेन है. तो यहाँ से जब वो इंडिया आए थे तो पहले वो साउथ अफ्रीका आते थे. दिस इज केप ऑफ गुड होप. केप ऑफ गुड होप. तो वो यहाँ से इंडिया आए थे. मतलब यहाँ से इंडिया आना मतलब ग्रेट ब्रिटेन से या ब्रिटेन से जब वो चलते थे यहाँ पहले यहाँ आते थे और फिर वो सूरत पहुंचे. इस तरीके से वो इंडिया में एंटर हुए. सो दिस इज अ वेरी लेंदी प्रोसेस. मतलब बहुत दूर पड़ता था इंडिया उनको. फिर सामान अगर इसी रास्ते से जाएगा तो कोई अगर पेरिशेबल कमोडिटी है तो वो भी खराब हो जाएगी. बट 1869 में स्विस कैनाल जो है वो ओपन अप हुआ. स्विस कैनाल ने यहां से एक शॉर्टकट निकाला इंडिया में एंटर होने के लिए. डायरेक्ट एंट्री मतलब इतना टर्न होके नहीं, आप सीधा ये मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करके और उस एरिया को क्रॉस करके एंटर हो सकते हो. ऐसा होने से क्या हुआ, वो जो बहुत लंबा जो एक रास्ता काटना पड़ता था ब्रिटेन से इंडिया आने के लिए सामान या लोगों को, वो रास्ता बहुत ज्यादा छोटा हो गया. रास्ता छोटा होने का क्या मतलब है 12th क्लास, रास्ता छोटा लूट बड़ी.
क्योंकि अब वो ज्यादा चीजें इधर अपनी कंट्री में भेज सकते थे। सो स्विस कनाल के ओपन होने में इंडिया को और नुकसान हुआ और ब्रिटेन को और ज्यादा फायदा हुआ। एंड स्विस कनाल कब ओपन अप हुआ? इन द ईयर 1869। सो दे कैन ऑल्सो आस्क यू इन विच ईयर स्विस कनाल is opened, so you must know in 1869. So this was a brief summary about foreign trade of India during British era. तो क्या था? हम इंपोर्टर थे फिनिश्ड गुड्स के, एक्सपोर्टर थे रॉ मटेरियल के। फॉरेन ट्रेड हम करते ही नहीं थे एक्सेप्ट ब्रिटेन, थोड़ा बहुत सिलोन या श्रीलंका, ईरान, चाइना के साथ होता था। इसी को कहा जाता है ड्रेन ऑफ वेल्थ, जब आप अपने सारे रॉ मटेरियल को बाहर भेज दो। बिकॉज रॉ मटेरियल इज तो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। व्हाट इज रॉ मटेरियल? रॉ मटेरियल इज बेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। मोर यू हैव रॉ मटेरियल, ज्यादा आपकी इंडस्ट्रीज जो है वो आगे जाएंगी। बट उन्होंने ऐसा कभी हमें करने ही नहीं दिया। हमारे पास सामान था, हमें नॉलेज मिलती या हम अपने आप को और थोड़ा सा पॉलिश करते तो हम चीजें बना भी सकते थे, बट दे नेवर अलाउड दिस टू अस। वो सारी चीजें अपने कंट्री में ले गए, वहां बनाई और हमें एक्सपोर्टर ही रखा, सिर्फ एक एक्सपोर्टर की हैसियत पे उन्होंने छोड़ा हमें। सो दिस इज ड्रेन ऑफ वेल्थ गिवन बाय दादा भाई नौरोजी। दे कैन आस्क यू अगेन लाइक हु हैड गिवन द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ? सो ड्रेन ऑफ वेल्थ इज गिवन बाय दादा भाई नौरोजी। सो पार्ट बाय पार्ट वी आर डूइंग क्लास। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, हमारी इंडस्ट्रीज कैसी थी, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंडस्ट्रीज थी ही नहीं। पहली इंडस्ट्री 1907 में बनी, फिर उसके बाद आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बनी। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज ऑल्सो नेग्लिजिबल काइंड ऑफ, है नहीं कुछ इतना उसका फायदा नहीं था ना। फिर फॉरेन ट्रेड पड़ा। अब हमारा जो नेक्स्ट कंडीशन है डेमोग्राफिक कंडीशन, कि लोगों की जो कंडीशन थी वो कैसी थी क्लास। एंड जो भी आपको यहाँ फैक्ट्स या फिगर्स लिखे हुए मिल रहे हैं ना क्लास, यू हैव टू अबाइड बाय दिस फैक्ट। आप कहीं भी कुछ और पढ़िए, किसी भी बुक में पढ़िए, बट यू हैव टू स्टिक विथ this percentages when it comes to choosing out the right option, because it is given in NCERT and they'll blindly faith what NCERT is written, what is written into NCERT. सो डेमोग्राफिक कंडीशन की अगर हम बात करें कि लोगों का रहन सहन, लोगों की कंडीशन उस वक्त क्या थी, तो हमारी कंट्री में लिटरेसी रेट जो एक पैरामीटर माना जाता है फॉर डेवलपमेंट, कि कोई कंट्री जितनी ज्यादा लिटरेट है वो उतनी ही ज्यादा डेवलप्ड भी होगी, तो वो जो पैरामीटर है हम उसमें कहीं आते ही नहीं थे। हमारी कंट्री में सिर्फ 16% लोग जो थे वो लिटरेट थे। एंड लिटरेसी का ये भी कोई मतलब नहीं है कि बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल पढ़ाई लिखाई थी उनकी। लिटरेसी इज अ बेसिक नॉलेज चेक और बेसिक राइटिंग रीडिंग चेक, तो वो जो था सिर्फ 16% इंडियंस तक था। एंड व्हेन इट कम्स टू फीमेल लिटरेसी रेट, तो फीमेल लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा कम थी, इट इज अबाउट 7%, तो थी ही नहीं एक तरीके से। तो मेल फीमेल की जो पढ़ाई वाली रेशो है वो भी नहीं थी हमारे पास। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट और यू कैन से मोर्टालिटी रेट वाज वेरी हाई, लोगों की डेथ ज्यादा होती थी। आपको यहाँ दिख ही रहा होगा, बिकॉज लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज ओनली 44 ईयर्स। नाउ व्हेन इट कम्स टू लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो यहाँ पे 44 ईयर्स है, which is given again into the NCERT, but अगर आप अपनी कोई बुक्स रेफर कर रहे होंगे, जैसे मैंने एक दो बुक्स में पढ़ा है, तो वहां पे ये जो है ना कहीं 32 गिवन है, कहीं 37 गिवन है। So you have to go with 44 itself, neither 32 nor 37. The right life expectancy during British era is 44 years. तो क्योंकि 44 years तक ही on an average एक इंसान जीता था, तो मोर्टालिटी रेट वॉज वेरी हाई। एंड व्हेन इट कम्स टू इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, यानी कि वो जो नवजात शिशु होते हैं उनका जो मोर्टालिटी रेट था वो भी बहुत लो हाई था। दैट मीन्स हमारी कंट्री की जो हेल्थ, 5 अगर हम बेसिक चीजों की बात करें, एजुकेशन, क्या है, रोटी कपड़ा मकान, है ना, तो क्या होता है वो एजुकेशन, हाउस और शेल्टर, यू कैन से फूड, उसके बाद ये हेल्थ एंड एजुकेशन, तो ये सारे जो 5 सेक्टर्स थे ना हमारे, सब गड़बड़ थे, इसीलिए हम लोग आगे नहीं बढ़ते थे और मैक्सिमम पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन और पुअर, बिकॉज दिस इज व्हाट दे वांट, whom CG, that is colonial government. So life expectancy is 44 years now, in contrast to today's that is 68 years. अब कम हो गई होगी आफ्टर पेंडेमिक, सो अभी जब वो डेटाज आएंगे then we'll talk about that, but at present life expectancy is 68 years. And first census जो हुआ था, calculation of population, that was done in the year 1881. उसके बाद सही वाली भी एक हुई थी, that was in year 1931.
ठीक है, इसको हम एरा, इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का एरा, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। दैट मीन्स चेंजेस आए थे लोगों के रहन सहन और उनके ये जो डेटाज आप पढ़ रहे हो इनमें कुछ चेंजेस आए थे। बिफोर 1931 एक अलग एरा था, आफ्टर 1931 देयर वाज अ डिफरेंट एरा। सो दिस इज डेमोग्राफिक कंडीशन ऑफ द ऑफ अ कंट्री। दैट मीन्स लोगों की जो हालात थी वो कुछ इस तरीके की थी, पढ़ाई लिखाई नहीं थी, हेल्थ अच्छा नहीं था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी नहीं थी। हाँ, एक पॉइंट रह गया हमारा, मोर प्रोन टू वाटर एंड एयरबॉर्न डिजीज, बिकॉज जब आपका हेल्थ सेक्टर ही लड़खड़ाया हुआ है तो कहां से आपको मिलेगा कि मतलब बीमारियां कम होंगी? तो वाटर एंड एयरबॉर्न डिजीजेस मोर प्रोन, पीपल आर मोर प्रोन, वाटर डिजीज, एयर डिजीज जो भी है, जैसे आजकल कोविड इज, कोरोना इज व्हाट, इज एन एयरबॉर्न डिजीज यू कैन से, और हवा में भी फैल रहा है ऐसे लोग कहते हैं। सो इस तरीके से वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जो थी वो थी, बीमारी आती थी तो उसका कोई हल नहीं होता था, बिकॉज हम लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, इतने ज्यादा अपडेटेड नहीं थे, तो हम उसका कोई इलाज नहीं ढूंढ पाते थे। सो दिस इज डेमोग्राफिक कंडीशन। नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो हमारी कंट्री का जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है, 3 बेसिक सेक्टर्स जो किसी इकोनॉमी के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी, प्राथमिक, द्वितीयक और सेवा क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र जिसे बोलते हैं। तो हमारी डिपेंडेंसी हम अब कब से पढ़ रहे हैं, 85% पीपल आर इनटू एग्रीकल्चर, तो 70 to 75% पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। इंडस्ट्रीज थी ही नहीं तो 10%, ये 10% भी वो जो कल हमने पढ़ा टिस्को एंड ऑल। टर्जरी 15 to 20%, टर्जरी सेक्टर में देयर 15 to 20% पीपल इन्वॉल्व। व्हेन इट कम्स टू वेरिएशन क्लास, तो रीजनल वेरिएशन काफी ज्यादा था। कुछ सेक्टर्स ऐसे थे जो जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी, अब नाउ व्हेन इट कम्स टू मद्रास प्रेसिडेंसी तो इसमें तमिलनाडु और स्टेट्स आते हैं। तो मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे एंड बंगाल विटनेस डिक्लाइन इन डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। यहाँ के जो लोग हैं बंगाल के, बॉम्बे के, मद्रास के, ये लोग जो हैं ये एग्रीकल्चर में मतलब इनका जो प्रपोर्शन था एग्रीकल्चर में वो डिक्लाइन हो गया। क्यों डिक्लाइन हो गया? बिकॉज दे आर लेस इनटू एग्रीकल्चर नाउ and more into other activities. Share of agriculture increased in Orissa. उड़ीसा में ज्यादा एग्रीकल्चर होता था, चावल की खेती, राजस्थान एंड पंजाब, ये 3 जगहों में जो है एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी वाज वेरी हाई। सो व्हेन इट कम्स टू बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? आधारभूत सुविधाएं या एक अर्थव्यवस्था का आधारभूत ढांचा कि किस तरीके की इकोनॉमी है। तो इकोनॉमी जो थी, डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिटिशर्स ने किया, रेलवेज बनाए फॉर देयर बेनिफिट, बिकॉज उनको सामान इधर से वहां मतलब पोर्ट्स तक ले जाने में आसान रहती थी। वाटर ट्रांसपोर्ट अगेन फॉर देयर बेनिफिट, इंडियंस नहीं यूज करते थे उसको। टेलीग्राफ एटसेट्रा, तो ये जो भी उन्होंने बनाया किस लिए बनाया? बिकॉज उनके कुछ मेजर सेक्टर्स थे, देवर इन बंगाल, देवर इन दिल्ली, पूरे इंडिया में थे वो, तो वो बात करने के लिए टेलीफोन, टेलीग्राफ, इन सब चीजों का इस्तेमाल करते थे। सामान को यहां से वहां ट्रांसफर करने के लिए दे यूज रेलवेज, पोर्ट्स एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, तो उन्होंने इस चीज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन 1850। रेलवेज कब इंट्रोड्यूस हुई क्लास हमारे कंट्री में? 1850 में। अगेन इट इज इंपॉर्टेंट एंड दिस नंबर और ईयर इज अगेन इंपॉर्टेंट। तो 1850 में रेलवेज इंट्रोड्यूस हुई थी और पहली रेल चली कब थी? बॉम्बे टू थाने 1854 में। अगेन अ कॉन्ट्रडिक्शन, some books it is written 1853 but 1854 will be correct. 1854 is the right answer. When you'll get an MCQ, don't get confused कि A ऑप्शन है 1854, B 1853 है, C 1852 है या D 1851. You have to blindly tick 1854. 1854 में पहली रेलवे चली थी और कहां से कहां तक चली थी? बॉम्बे टू थाने। एंड व्हेन इट कम्स टू एविएशन, प्लेन्स एंड ऑल, तो टाटा एयरलाइंस ने एविएशन को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था 1932 में। टाटा ने एक और चीज इंट्रोड्यूस की थी, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ था, इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर हम बात करें तो जो पहली इंडस्ट्री या पहली कंपनी थी हमारी कंट्री में, विच इज टिस्को, स्टार्टेड इन 1907. इट वाज अगेन स्टार्टेड बाय टाटा. सो ये इंडिया की हालत थी. क्लियर? अभी हम इसका एक कंक्लूजन पार्ट करेंगे, उससे पहले फटाफट से एक बार रफ आउटलुक देखते हैं कि फॉरेन ट्रेड. नाउ इट विल बी क्लियर टू एवरीवन. हम क्या थे
वी वर मेयर एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स. प्राइमरी प्रोडक्ट्स है मीन्स रॉ मटेरियल. हम रॉ मटेरियल क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे और फोर्सफुली वी हैव टू बाय फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम देम. फॉरेन ट्रेड हम करते थे बट किसके साथ, ब्रिटेन के साथ. कोई और कॉलोनी अगर हमें उस चीज का ज्यादा पैसा देती जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वी आर नॉट परमिटेड टू डू ट्रेड विद देम. तो हमें सिर्फ ब्रिटेन के साथ ही काम करने की परमिशन थी. सिलोन के साथ, पर्शिया एंड चाइना. वो भी ऑब्वियस सी बात है, जब इतने सारे कंट्रीज में से इन 4 कंट्रीज, ब्रिटेन को तो छोड़ ही दो, इन 3 कंट्रीज को जब परमिशन मिली थी तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ उनका ही बेनिफिट होगा. देन इट इज नोन टू बी एज ड्रेन ऑफ वेल्थ, बिकॉज हमारा सारा रॉ मटेरियल जब जा रहा है तो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ होगा क्लास. Then opening of Suez Canal. Suez Canal is opened in 1869, which again intensifies India's export to Britain. इंडिया का जितना भी सामान था वो सारा ब्रिटेन में भेजना स्विस कनाल की वजह से इजी हो गया था. मीन्स पहले अगर कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको ब्रिटिशर्स सोचते थे यार ये दूर जाने में खराब हो जाएंगी या मतलब बहुत ज़्यादा गैप है, तो अब वो गैप जो है बहुत ज़्यादा कम हो गया था. अराउंड बहुत ज़्यादा 4000-5000 किलोमीटर्स के आसपास जो गैप है वो कम हो गया था. सो डेमोग्राफिक कंडीशन की बात करें तो हमारी कंट्री के जो लोग हैं लिटरेट नहीं थे, फीमेल लिटरेसी बहुत ज़्यादा नहीं थी, इलिटरेसी ज़्यादा थी, डेथ रेट बहुत ज़्यादा था, ज़्यादा बीमारियां हम लोग को हो जाया करती थी बिकॉज वी वर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हमारा हेल्थ सेक्टर जो है उतना ज़्यादा मतलब उसके ऊपर पैसा खर्च नहीं किया जा रहा था, पैसा था ही नहीं. लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज 44 ईयर्स एंड टुडेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज 68. पहला सेंसस 1881 में इंडिया में हुआ था. दिस वर द क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड टू यू पीपल. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मेजर इन प्राइमरी, सेकेंडरी में कम, टर्जरी में ज़्यादा. और ये टर्जरी सेक्टर में वो जो कुछ हैंडफुल पढ़े लिखे इंडियंस थे जिनको ब्रिटिशर्स अपने यहाँ काम देते थे, ये वो वाला कैलकुलेशन है. उसके बाद रीजनल वेरिएशन, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे, बंगाल, यहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ बहुत कम होती थी. तो आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, दे कैन पुट अप अगेन लाइक विच आर द रीजन्स वेयर, या चूज आउट ऑफ, मतलब आपको उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब और बंगाल दे देंगे कि इनमें से कौन सी स्टेट में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जो थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी. सो योर आंसर मस्ट बी बंगाल देन. तो ये हमारी वेरिएशंस थी. कुछ कंट्री, कुछ स्टेट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, कुछ स्टेट्स नहीं थे. इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज देयर. इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज हुई 1850 में, पहली ट्रेन 1854 में चली. इंट्रोड्यूस करना 50 में, फिर ट्रेन चलाना 54 में. इट विल टेक टाइम ना. कुछ भी नया चीज़ आप इंट्रोड्यूस करते हो, आज सोचा कि ट्रेन बनाएंगे, कल तो ट्रेन नहीं बन जाएगी. इट विल टेक टाइम. तो जो 4 ईयर गैप है वो यहाँ पे हुआ. एंड एविएशन इंट्रोड्यूस्ड इन 1932. अगेन ये किसी फॉरनर ने नहीं, ये टाटा एयरलाइंस ने इंट्रोड्यूस किया था इन द ईयर 1932. So this is a brief outlook. So now when it comes to conclusion class, so we have to conclude कि हमारे जो sectors थे वो कैसे थे. एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, चलिए जितनी भी सेक्टर्स की हमने बात की हम उसको यहाँ पर एक बार फटाफट से चेक करते हैं. एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. सो क्लास व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर सेक्टर, तो हम सब जानते हैं कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी कैसी थी, लो प्रोडक्टिविटी, सरप्लस लेबर. सरप्लस लेबर मीन्स एक्स्ट्रा, उनको पता ही नहीं है कि वो अनएम्प्लॉयड है,
ये हम अनएम्प्लॉयमेंट में करेंगे कि एग्रीकल्चर में कौन से तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट होती है। काम कर रहे होते हैं वो लोग बट उनको पता ही नहीं होता कि हमारी यहाँ ज़रूरत नहीं है। दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इसको कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसको ज़्यादा ब्रीफ में विल डू इन व्हेन विल डू एम्प्लॉयमेंट। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट थी यहाँ पर, जिसको हिंदी में प्रच्छन्न बेरोजगारी या छुपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था? नो मॉडर्नाइजेशन, कोई मॉडर्नाइजेशन थी ही नहीं। चाहते थे हम टू बी मॉडर्न कि यहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का यूज हो, बट कोई भी ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज यहाँ पर नहीं होता था। ठीक है, नो इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। फॉरेन ट्रेड किस लिए था? टू फीड ब्रिटेन्स नीड, ब्रिटेन की जरूरत को पूरा करने के लिए हम जो है फॉरेन ट्रेड करते थे। हमारा अपना कोई उसके अंदर पर्सनल हिडन मोटिव नहीं होता था। हमें कोई पूछता ही नहीं था कि आप अपनी कंट्री को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये काम करिए। व्हेन इट कम्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर, दे हैड गिवन अस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और अगर आप इसके पॉजिटिव्स की बात करें, कई बार पूछा जाता है लाइक व्हाट इज द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया? सो दिस दैट रेलवे इज द ओनली, जो उन्होंने ट्रेन्स का इंट्रोडक्शन किया, दैट इज द ओनली दैट पार्ट, मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो हमारा हेल्थ सेक्टर वॉज डिटोरिएटेड, ठीक है। और अगर पॉजिटिव्स की बात करें तो इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, और एक और उन्होंने कमर्शलाइजेशन का थोड़ा सा हमें तरीका बताया। पर हम उसको इस इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं लिखेंगे। बेसिकली उन्होंने हमें इसका तरीका बताया था। और सो दिस इज इन शॉर्ट आर बेसिक सेक्टर्स। So now what you have to do is you have to thoroughly read your NCERT, and if there is any problem you can comment down. With this, your first chapter Indian economy on the eve of independence is by far completed. कुछ भी ऐसा मेरे हिसाब से नहीं है जो रहना चाहिए या जो इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है। ओके, थैंक यू।